मात्रक, ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड को ही अपन कूलाम के नाम से जानते हैं, कूलाम्ब का नाम से। हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ये एक ऐसा चैप्टर है, अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिएगा तो इसमें हाई वेटेज वाला ये चैप्टर है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब फिजिक्स का एक ब्रांच होती है, फिजिक्स का एक जिस ब्रांच का आप अध्ययन करोगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के स्टार्ट कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। विद्युत चुंबकत्व, इसमें से जो है, ये जो है एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक है ये समाप्त हो जाता है। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक है ये समाप्त हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट बुक में जो आपको पढ़ना है वो आपको बताते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है बिजली गति विज्ञान। देखिए, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, गति, ठीक है, मोशन। तो इसको कहते हैं बिजली गति विज्ञान, बिजली गति विज्ञान, ठीक है। ये दो ब्रांच हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। यहाँ पर आपका फर्स्ट बुक समाप्त हो जाता है जिसमें दो ब्रांच आती है, एगो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एगो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश यानी कि चार्ज, ठीक है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट में, विराम में, तो ठीक है, ठीक है। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट यानी चार्ज एट रेस्ट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर आवेश, स्थिर आवेश। यानी कि जिस ब्रांच में, जिस शाखा में हम लोग स्थिर आवेश का, रुका हुआ आवेश का, विराम आवेश का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं स्थिर आवेश, ठीक है, स्थिर आवेश। और इसमें अगर एनसीईआरटी को आप लोग देखोगे तो इसमें दो चैप्टर आती है, इसमें दो चैप्टर आता है। पहला का नाम है, पहला का नाम है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इसमें है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और जो चैप्टर नंबर 2 आता है, चैप्टर नंबर 2 आता है, वो आता है विभव, विभव, विभवांतर एंड संधारित्र, संधारित्र। अभी जितना लिखवा रहे हैं उतना कॉपी में या कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव होकर लिखते रहें, बाकी सब आगे आने वाले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लिखते रहिए। अभी ये आपको दो चैप्टर में पढ़ना था एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। और बिजली गति विज्ञान में जो होता है वो आपको 4 चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट बुक में, ठीक है। पहला का नाम आता है विद्युत धारा, पहला का नाम आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और ठीक है, और दूसरा जो चैप्टर आता है वो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय
क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। और जो तीसरा आता है वो आता है एसी अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा। और चौथा आता है ईएमआई विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, आवेश के ऊपर। आज हम आवेश के बारे में मोटी मोटी बात पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। हेडिंग लगाइए आवेश। इसको इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। ठीक है, देखिए आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। मूलभूत गुणधर्म है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मूलभूत जैसे कहने का मतलब कि जो किसी वस्तु में है उसे नकारा नहीं जा सकता। जैसे आप किसी वस्तु में बोलते हैं कि इसमें क्या है, तो द्रव्यमान है। कभी किसी एक पूछा है कि इसमें द्रव्यमान क्यों है? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं होता है। तो जो पहले से वस्तु में मौजूद हो वही क्या होता है, मूलभूत गुणधर्म होता है। जैसे अगर आपसे पूछें कि पृथ्वी है, समझिएगा, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के पास क्या है, तो द्रव्यमान है। तो आपसे प्रश्न है कि पृथ्वी के पास ऐसा क्या है जो हम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, तो आप सीधा कहिएगा कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान होने के कारण क्या लगाता है हम पे, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। और हमारे पास ऐसा क्या है जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करते हैं, तो आप सीधा बोलिएगा कि हमारे पास भी द्रव्यमान है। तो यानी कि द्रव्यमान दो प्रकार का क्षेत्र बना रहा है। ठीक है, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव भी कर रहा है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो है दो प्रकार का क्षेत्र बनाता है। ये एक तो अनुभव भी करता है और गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न भी करता है। ठीक है, कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न भी करता है द्रव्यमान होने के कारण, और गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करता है, उत्पन्न भी करता है। ठीक है, तो उसी आवेश भी एक मूलभूत गुणधर्म है जो कि दो प्रकार का क्षेत्र बनाता है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और दूसरा विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो इसका परिभाषा लिख रहे हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार का क्षेत्र बनाता है, पहला चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूं कि ये आवेश का परिभाषा आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है आवेश का प्रकार। आवेश का प्रकार। देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। अभी खाली याद रखिए कैसे उत्पन्न होता है, आगे जाके बात करेंगे। आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश, इसको प्लस से सूचित करते हैं और इसको माइनस से सूचित करते हैं। देखिए सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, समान जात के, मतलब
अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस होना चाहिए, अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस होना चाहिए। इसमें जो होता है, इसमें होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, ये एक दूसरे को दूर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से दूर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, हटाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर विजातीय आवेश रहे, इसको आवेश को Q से सूचित करते हैं, लेकिन अगर विजातीय आवेश कर रहते हैं, विजातीय आवेश का मतलब क्या होता है कि दो असमान जात के, मतलब दोनों जात मिलते नहीं, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए। इसमें जो होता है, इसमें होता है आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये एक दूसरे को पास बुलाना चाहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को पास बुलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है, विजातीय में होता है आकर्षण और सजातीय में होता है रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, हटा रहे हैं इसको। अब बात करते हैं आवेश की संकल्पना के बारे में। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इसको समझाने के लिए दो लोग को लाते हैं। पहला सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, देखिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कितना होता है, 11 प्रोटॉन होते हैं। यानी कि अभी कैसा परमाणु है, एक उदासीन परमाणु है जिस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। ठीक है, इसका 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये चाहता है कि अपनी अष्टक को पूरा कर लें इस एक परमाणु का निकाल कर। ठीक है, ये परमाणु को क्या करता है, त्याग कर देता है। तो ये परमाणु का अगर त्याग कर देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो क्या बचेगा इस पर। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ये दान किया तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया। तो देखिए प्रोटॉन तो अभी भी सेम है दोनों में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो प्रोटॉन कितना से बढ़ गया इलेक्ट्रॉन से, तो 1 से बढ़ गया। तो इस पर क्या आएगा, 1 प्लस आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इसका प्रोटॉन 1 बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन 1 घट गया। तो कितने से बढ़ा, तो 1 प्रोटॉन से बढ़ गया, तो इसको लिए 1 प्लस आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का दान क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का दान ही धनावेश कहलाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का दान किया तभी तो क्या आया, प्लस आया, धनावेश आया, तो धनावेश। ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का देखिए इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं नाभिक के अंदर, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 17, और प्रोटॉन कितना होते हैं, ये भी 17। ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,8,7। ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से हमें कोई दे और हम ग्रहण करके अस्थायी हो जाए। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने पास ले आता है, यानी ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बना लेता है, Cl- बना लेता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितनी की कमी आई, 1 बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18, और प्रोटॉन कितना, उतने के उतना ही है, तो 17। तो इलेक्ट्रॉन कितने से बढ़ा, तो 1 से बढ़ा, इसलिए 1 माइनस आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है, क्योंकि क्लोरीन पर एक ऋणावेश आ गया। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया हो कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है, तो
तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो लिखिए, इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ठीक है। ये आप सीख गए कि धनावेश और ऋणावेश का निर्माण किस प्रकार होती है। अब हम आगे बात करते हैं आवेश का मात्रक का बारे में। तो हेडिंग लगाइए, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? देखिए, आवेश को अपन किसके सूचित करते हैं? क्यू से सूचित करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 10th क्लास में पढ़े होंगे विद्युत धारा वाला चैप्टर में कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी। एकांक समय में जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाता है? धारा कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आप धारा बराबर क्या निकाल सकते हैं? आवेश बटा समय। तो यहाँ से आवेश क्या आ जाएगा? आई इंटू टी। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, एम्पियर, धारा का एम्पियर होता है और समय का होता है सेकंड। ये हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड को ही अपन कूलाम के नाम से जानते हैं, कूलाम्ब का नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एस आई मात्रक क्या हो गया? अब इसका कूलाम्ब हो गया एस आई मात्रक, ठीक है। अब इसका सीजीएस मात्रक की अगर बात करें, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इंग्लिश में भी स्टेट ही बोला जाता है, स्टेट कूलाम्ब, ठीक है, स्टेट कूलाम्ब। और रिलेशन होता है 1 कूलाम्ब बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। ये रिलेशन होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम बराबर होता है, तो आप बोलिएगा 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलाम बराबर होता है। अगर आपसे पूछे ईएमयू में, तो 1 कूलाम बराबर होता है ईएमयू में 1/10 ईएमयू, ठीक है, ईएमयू। अगर आपसे पूछे 1 फराड बराबर, तो ये होता है 96500 कूलाम, ठीक है। इसको बोलते हैं फैराड, ठीक है। फैराड जो होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं। तो और कुछ बात करते हैं आवेश के बारे में, चलिए आगे चलते हैं। आवेश का अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक। देखिए, जनरली आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट उसका ना उपयोग करके हम लोग अन्य मात्रकों का उपयोग करते हैं, जैसे माइक्रो कूलम, इसको बोलते हैं माइक्रो कूलम, ठीक है। जैसे नैनो कूलम, इसको बोलते हैं नैनो कूलम। 11th कक्षा में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। आप नहीं देखे हैं तो जाके हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। और जैसे बोल सकते हैं पीको कूलाम, इसको बोलते हैं पीको कूलाम। मिली कूलाम, ठीक है। तो इससे बोला जाता है। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि माइक्रोमीटर का मतलब कितना होता है, तो मीटर से नहीं मतलब है, माइक्रो से मतलब है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा कि माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6 और कूलाम रह जाएगा, ठीक है।
नैनो का मतलब होता है 10 के घात माइनस 9 कूलाम। पीको का मतलब होता है 10 के घात माइनस 12 कूलाम। और मिली का मतलब होता है 10 के घात माइनस 3 कूलाम। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आवेशों का सदैव चिन्ह के साथ बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एग्जांपल दें तो देखिए, q बराबर माइनस, मान लेते हैं कि माइनस का 5 है और q2 बराबर है 10। ठीक है, तो अब जो नेट जो कुल आवेश आएगा वो क्या हो जाएगा, q1 प्लस q2। तो q जो कुल आएगा कितना आएगा, माइनस का 5 प्लस का 10, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा प्लस का 5। तो इस प्रकार से आता है कि आवेशों का हमेशा सदैव बीजगणितीय योग होता है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा कि क्या क्या आवेश का मोटी मोटी बात थी। अगले नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।